यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन 181 पास किया, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टाइन को 2/3 मेजॉरिटी के साथ अप्रूव कर दिया और यरूशलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल में दे दिया। इस पार्टीशन प्लान के बाद यरूशलेम में जंग एस्केलेट हो गई और यहूदी, अरब और ब्रिटिश साइड्स पर भारी जानी नुकसान हुआ। मार्च 1948 में ब्रिटिश फोर्सेस के विड्रॉल से कुछ वक्त पहले अरब लीग के सिपाहियों ने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया और शहर को जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया। इस मुहासरे के दौरान आम शहरियों का भी कत्लेआम हुआ। ब्रिटिश मैंडेट का बाकायदा इख्तिताम मई 1948 में हुआ। ब्रिटिश के जाने के बाद इस सिविल वॉर ने बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसे 1948 की अरब इजराइल वॉर कहते हैं। इसका आगाज मिडनाइट 14 मई 1948 को हुआ, जिस दिन इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया। अरब लीग, जिसमें फलस्तीन, इराक, शाम, उर्दन, सऊदी अरेबिया, लेबनान और यमन के रेगुलर और इर्रेगुलर सिपाही शामिल थे, 15 मई की सुबह इजराइल में दाखिल हो गए। ये जंग 9 महीने तक जारी रही, जिसका इख्तिताम 10 मार्च 1949 को हुआ। ये जंग ब्रिटिश मैंडेट, सिनाई पेनिसुला और सदरन लेबनान के इलाकों में ज्यादा शिद्दत से लड़ी गई और इस जंग में दोनों अतराफ से 20,000 के करीब लोग लुकमा अजल बने। फर्स्ट अरब इजराइल वॉर का नतीजा ये निकला कि इजराइल यूएन के पार्टीशन प्लान के मुताबिक जो स्टेट के इलाकों पर काबिज रहेगा और 60% इलाका जो अरब स्टेट के लिए मुख्तस था उस पर भी इजराइल का कब्जा तस्वर किया जाएगा, जिसमें जाफा, लेडा, रमला, अपर गैलिली, नजब डेजर्ट का कुछ एरिया, तल अवीव से यरूशलेम तक एक वाइड स्ट्रिप और वेस्ट यरूशलेम का कंट्रोल इजराइल के पास चला गया। ईस्ट यरूशलेम का कंट्रोल ट्रांस जॉर्डन के पास ही रहा। अब इस जंग में स्टार्ट में अरबों का पलड़ा बहुत भारी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इजराइल का पलड़ा भारी होता गया। 24,000 की टोटल फौज में से ज्यादा फौज तो उर्दन की थी। अब हुआ ये कि उर्दन ने जो वेस्ट बैंक का इलाका ले लिया और उर्दन ने डील कर ली, और उर्दन के लोग तो कहते हैं कि इट वाज अ फोनी वॉर। इस जंग के बाद प्लान डेलेट का आगाज हुआ, जिसको डेविड बिन गौरियन डायरी में लिखता है कि ये ब्लूप्रिंट था पैलेस्टीनियन लोगों की एथनिक क्लेंजिंग का, कि हम वो गांव के गांव एक्सटर्मिनेट करते गए और एक्सपेंशन प्लान के तहत नई सेटलमेंट्स बनाते गए। इस जंग में इजिप्शियन आर्मी ने गजा स्ट्रिप का कंट्रोल संभाला। 1 दिसंबर 1948 को जॉर्डन में जेरिको कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 2000 पैलेस्टीनियन डेलीगेट्स ने शिरकत की, जिनका मुतालबा ये था कि ट्रांस जॉर्डन और पैलेस्टीनियन टेरिटरी को यूनिफाई किया जाए। और ये डिमांड जायज भी थी, क्योंकि इजराइल के वजूद में आने से और इस जंग के आफ्टर मैथ ये थे कि 7 लाख से जायद फलस्तीनी अपने घरों से बेदखल हो चुके थे और इनको पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी कहा जाता था। फलस्तीनी इस कैटास्ट्रॉफ को नकबा कहते हैं, जिसका मतलब है अजीम तबाही। वो फलस्तीनी आज भी अपने घरों की चाबियां अपने साथ रखे हुए हैं कि हम यहाँ से घर लॉक करके आए थे और कभी शायद हमें वापस जाने का मौका मिलेगा। 1949 में इस जंग बंदी का बाकायदा मुआहदा हुआ। 23 जनवरी 1950 को इजराइल ने एक रेजोल्यूशन पास की और यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत डिक्लेयर कर दिया, जो यूएन के ओरिजिनल पार्टीशन प्लान की खुली खिलाफ वर्जी थी। इजराइल और अरब कंट्रीज के दरमियान ये टेंशन दोबारा 1956 में उस वक्त बढ़ गई जब स्ट्रेट ऑफ तिरान के मामले पर इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया, और वजह यह थी कि मिस्र ने इजराइल के लिए मैरीटाइम पैसेज को बंद कर दिया और नतीजतन यूएन एमरजेंसी फोर्सेस की इजराइल और मिस्र के बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट हुई और इजराइल के लिए मैरीटाइम पैसेज को दोबारा ओपन कर दिया गया। और इसी मसले ने 1967 में दोबारा तब शिद्दत इख्तियार की जब मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर स्ट्रेट ऑफ तिरान को इजराइल के लिए दोबारा बंद करने का ऐलान कर दिया। जमाल अब्दुल नासिर को रूस की हिमायत हासिल थी और इजराइल को अमेरिका की हिमायत हासिल थी। जहन में रखें कि ये वक्त है कोल्ड वॉर का, और कोल्ड वॉर के ये दोनों मेजर प्लेयर्स दुनिया में किसी भी जगह को मैदान जंग बनाने के लिए तैयार रहते थे। जमाल अब्दुल नासिर ने अपनी फौज को इजराइल के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया और यूएन एमरजेंसी फोर्सेस को वहां से निकाल दी। 5 जून 1967 को यूएन एमरजेंसी फोर्सेस की इवैक्यूएशन प्रोसेस के दौरान इजराइल ने मिस्र पर एरियल अटैक स्टार्ट कर दिया। इस जंग को तारीख में 6 डे वॉर कहा जाता है। इस सरप्राइज अटैक से मिस्र के एरियल एसेट्स को शदीद नुकसान पहुंचा और मिस्र की एयर डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो गई। अब फिजा में इजराइल की एयर डोमिनेंस कायम हो चुकी थी और इसके साथ ही इजराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस मोबिलाइज की और सिनाई पेनिसुला और गजा स्ट्रिप पर जमीनी हमला भी कर दिया। और जंग के 6वें रोज इजराइल ने सिनाई पेनिसुला पर मुकम्मल कब्जा कर लिया था। जॉर्डन ने इस जंग से सिर्फ 1 हफ्ता पहले इजराइल के साथ डिफेंस पैक्ट किया था, लेकिन जॉर्डन ऑल आउट वॉर पर नहीं गया। उसने सिर्फ इजरायली फौज की एडवांस को स्लो करने के लिए कुछ हमले किए। और जंग के 5वें रोज शाम ने भी इस जंग में अपनी एंट्री की और इजरायली पोजीशंस पर आर्टिलरी शेल फायर किए। इस जंग में अरब ममालिक को कुवैत, इराक, लेबनान और सऊदी अरब की सपोर्ट हासिल थी। मिस्र और उर्दन ने 8 जून को इजराइल के साथ सीज फायर कर लिया और शाम ने 9 जून को सीज फायर का मुआहदा इजराइल के साथ कर। 6 डे वॉर में अरबों को इतना शदीद नुकसान पहुंचा कि इनके 20,000 सिपाही अपनी जान गंवा बैठे और इजराइल का नुकसान सिर्फ 1,000 सिपाहियों का था। मिस्र की पूरी एयरफोर्स इन्होंने तबाह कर डाली। इजरायली एयरफोर्स के हमलों में 15 यूएन पीस कीपर्स भी हलाक हुए।
सिक्स डे वॉर में इजरायली एयर फोर्स ने यूएस के नेवल शिप USS लिबर्टी पर भी अटैक किया, जिसमें 34 सेलर जान से गए और 171 शदीद जख्मी हुए। इस जंग में इसराइल ने क्लियर विक्ट्री हासिल की और शाम से उसने गोलान हाइट्स का इलाका ले लिया, उर्दन से उसने वेस्ट बैंक का इलाका ले लिया जिसमें ईस्टर्न यरूशलेम भी शामिल था, और मिस्र से उसने सिनाई पेनिनसुला और गजा स्ट्रिप का इलाका ले लिया। इस जंग के नतीजे में तकरीबन 3 लाख फलस्तीनी और 1 लाख शामी गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और सिनाई पेनिनसुला के इलाकों से बेदखल किए गए। 22 नवंबर 1967 को यूएन ने रेजोल्यूशन 242 पास किया, जिसमें इसराइल को उन इलाकों से निकल जाने के लिए कहा गया था जो उसने 6 डे वॉर में कब्जा किए थे। इस जंग के बाद जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज कैनाल को बंद कर दिया, जो 1975 तक बंद रही, और 1974 से 75 तक सुएज कैनाल क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और इसके बाद सुएज कैनाल खोली गई। जुलाई 1967 से अगस्त 1970 तक वॉर ऑफ एट्रिशन इसराइली कंट्रोल सिनाई पेनिनसुला के अंदर लड़ी गई और इस जंग का इख्तिताम सीज फायर माहदे पर हुआ। सिनाई पेनिनसुला का कंट्रोल इसराइल के पास ही रहा और बारलीफ लाइन तश्कील दी गई। जॉर्डनियन फ्रंट पर इसका नतीजा ब्लैक सितंबर की सूरत में निकला। ब्लैक सितंबर को जॉर्डनियन सिविल वॉर भी कहते हैं, जिसमें जॉर्डन और PLO आमने सामने थे। जॉर्डन की जानिब से हुसैन बिन तलाल और PLO की जानिब से यासिर अरफात लीड कर रहे थे। इस जंग का मेन फेज तो 16 सितंबर से 27 सितंबर तक रहा, लेकिन इस जंग का मुकम्मल खात्मा 17 जुलाई 1971 को हुआ। इसराइल ने 20 मार्च को जॉर्डन के इलाके क्रामे में एक मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसराइल का दावा यह था कि क्रामे में फिदायीन के कैंप्स हैं और यहाँ पर यासिर अरफात मौजूद हैं जिनको वो पकड़ना चाहते थे। इस ऑपरेशन का नतीजा ये निकला कि क्रामे में 175 बिल्डिंग्स मस्मार हो गई और इसराइल ने दावा किया कि हमने क्रामे कैंप को तबाह कर दिया है, लेकिन वो यासिर अरफात को पकड़ने में नाकाम रहे और यूएन के प्रेशर की वजह से उनको वहां से विड्रॉ करना पड़ा। और 24 मार्च को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको रेजोल्यूशन 248 कहते हैं, जिसमें इसराइल के सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी और मिलिट्री ताकत का बेजा इस्तेमाल करने को यूनानिमसली कंडेम किया गया। यासिर अरफात, जिन्होंने फतह की बुनियाद 1959 में रखी थी, इस बैटल ऑफ करामे के बाद अहमद शुकेरी को रिप्लेस करके PLO के चेयरमैन मुंतखब हो गए और इसके बाद 2004 में अपनी वफात तक PLO के चेयरमैन रहे। 1972 को वेस्ट जर्मनी के शहर में म्यूनिख मैसेकर हुआ, जिसमें ब्लैक सितंबर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इसराइल की ओलंपिक टीम के 11 लोगों को कत्ल किया, जिसमें 6 कोच और 5 एथलीट शामिल थे और इसके साथ कत्ल होने वालों में एक जर्मन पुलिस ऑफिसर भी शामिल था। ये साल है 1973 का और ज्यूइश कैलेंडर में ये दिन है किपोर का। 6 अक्टूबर को यौम किपोर के दिन मिस्र ने अपनी फौजें इसराइल में दाखिल कर दी। इस जंग को यौम किपोर वॉर भी कहा जाता है। इस जंग को मुस्लिम वर्ल्ड में रमजान वॉर और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसी जंग को अक्टूबर वॉर भी कहा जाता है। ये जंग सिनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स में लड़ेगी। ये वही इलाके हैं जो 6 डे वॉर के अंदर इसराइल ने कब्जा किए थे। ये जंग 10 रमजान को शुरू की गई, जैसा कि मैंने बताया उसी रोज यौम किपोर था, जो यहूदियों के लिए एक होलीएस्ट डे। 6 डे वॉर की तरह इस जंग में भी अमेरिका और रूस ने अपनी कोल्ड जंग लड़ी और दोनों अपने अलायंस को जंगी साजो सामान मुहैया करते रहे। इस जंग का आगाज ऑपरेशन बदर से हुआ। ये एक सरप्राइज अटैक था जिसमें इजिप्शियन फोर्सेज ने सुएज कैनाल को क्रॉस करके 7 अक्टूबर के दिन बारलीफ लाइन पर कब्जा कर लिया। बारलीफ लाइन कंट्रोल में आ जाने से मिस्र की 5 इन्फेंट्री डिवीजन सुएज कैनाल के ईस्टर्न बैंक पर काबिज हो गई और इसके साथ शामी फौज ने गोलान हाइट्स पर भी मिलिट्री अटैक कर दिए। जंग के तीसरे रोज 9 अक्टूबर को स्टेलमेट हो गया। 9 अक्टूबर 1973 को अमेरिकी कांग्रेस में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इसराइल को भारी तादाद में असला देने का ऐलान किया, जिस पर सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल ने ऐलान किया अगर अमेरिका ने इसराइल को असला फराहम किया तो सऊदी अरब अमेरिका को तेल की सप्लाई बंद कर देगा। यौम किपोर वॉर में स्टेलमेट हो जाने की वजह से शामी फौज को प्री वॉर सीज फायर लाइन पर जाना पड़ा और इसराइल ने फिर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया और इजरायली आर्मी शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के आउटस्कर्ट्स तक अपने आर्टिलरी शेल्स फायर कर रही थी। 22 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी का माहिदा तय करवा दिया, लेकिन इजरायली फौज ने सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी की और इजिप्शियन थर्ड आर्मी को मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के 100 किलोमीटर दायरे के अंदर ले गए। अब क्योंकि सोवियत यूनियन मिस्र को सपोर्ट कर रहा था, तो इसराइल के इस एक्शन की वजह से सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए और दोनों ममालिक ने 25 अक्टूबर को मिलकर सीज फायर इम्पोज कराया और इस सीज फायर के नतीजे में जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। यौम किपोर वॉर से 6 डे वॉर का बदला तो पूरा ना हुआ, लेकिन अरब ममालिक और इसराइल दोनों पर नफसियाती असर इस जंग का बहुत गहरा हुआ। इसराइल जो 1967 की 6 डे वॉर के बाद अपनी मैसिव ऑपरेशनल और टेक्निकल अचीवमेंट्स को ही सब कुछ समझता था, अब इस जंग के बाद उसको समझ आ गई थी कि वो अरब स्टेट्स को हमेशा डोमिनेट नहीं कर सकता। इस चेंज ऑफ माइंड से इसराइल पैलेस्टाइन पीस प्रोसेस का आगाज हुआ। 22 नवंबर 1974 को यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन 3236 पास किया, जो फलस्तीन के अवाम के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज करता है और यूएन के साथ PLO के कॉन्टेक्ट को ऑफिशिएट करता है। इसका कुछ टेक्स्ट में आपको कोट अनकोट सुना देता हूँ। यूएन जनरल असेंबली affirms right to self-determination without any external interference and the right to national independence and sovereignty and the right to return to their homes and property। 4 सितंबर 1975 को मिस्र और इसराइल के दरमियान सिनाई इंटरम एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके मुताबिक
मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तमाम मामलात को पुरअमन तरीके से हल किया जाएगा और सिनाई पेनिसुला को डीमिलिटराइज कर दिया जाएगा। मिस्र और इसराइल के बॉर्डर के दरमियान यूएन बफर जोन कायम किया जाएगा। 10 नवंबर 1975 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली रेजोल्यूशन 3379 को पास करती है। इस रेजोल्यूशन के मुताबिक ज़ायनिज़्म इज अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रेजोल्यूशन 16 दिसंबर 1991 को रिवोक कर दिया जाता है। 17 दिसंबर 1978 को कैंप डेविड अकॉर्ड स्टार्ट हुए, जिसमें मिस्र के सदर अनवर सादात और इसराइली वजीर आजम मीनाचम बेगिन ने शिरकत की। ये मुज़ाकरात पहले 12 दिन तक खुफिया तौर पर कैंप डेविड में जारी रहे। इन मुज़ाकरात को उस वक्त के अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने होस्ट किया था और इन्हीं मुज़ाकरात की बदौलत 1978 में अनवर सादात और इसराइली वजीर आजम बेगिन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। इन मुज़ाकरात से इजिप्ट इसराइल पीस ट्रीटी का रास्ता भी हमवार हुआ। ये ट्रीटी 26 मार्च 1979 को साइन की गई। इसके बुनियादी नुकात में सिनाई पेनिसुला को डीमिलिटराइज करना, स्ट्रेट्स ऑफ तिरान और गल्फ ऑफ अकाबा को इंटरनेशनल वाटर्स तस्लीम करना और इसराइल के बहरी जहाजों की आमदोरफ्त को सुइज कनाल में यकीनी बनाना शामिल था। और इस पीस ट्रीटी का लास्ट पॉइंट ये था कि इसराइल ऑक्युपाइड टेरिटरीज में से अपनी फौज का इनखला करेगा और फलस्तीनी अवाम को मुकम्मल खुद मुख्तियारी देगा, मगर इसराइल ने इस आखिरी शर्त पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से बाद में ओस्लो अकॉर्ड्स भी हुए। इस एग्रीमेंट के साइन करने के बाद मिस्र अरब की वो पहली रियासत बन गया जिसने इसराइल को तस्लीम किया और इसी वजह से मिस्र को 1979 के अंदर अरब लीग से निकाल दिया गया और 10 साल के बाद 1989 में मिस्र दोबारा अरब लीग में शामिल हुआ। 8 दिसंबर 1987 को फर्स्ट इन्फितादा का आगाज हुआ। सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट 6 डे वॉर के 20 साल मुकम्मल होने पर शुरू हुए, जो वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप पर जारी रहे। ये प्रोटेस्ट इसराइल के वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप पर नाजायज कब्जे के खिलाफ थे। ये मुजाहरे 1991 की मैड्रिड कॉन्फ्रेंस तक जारी रहे। 15 दिसंबर 1988 को यूएन जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन 43/177 पास की, जिसमें पैलेस्टीनियन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को तस्लीम किया गया और यूएन सिस्टम में पैलेस्टाइन लफ्ज को डेजिग्नेट किया गया। 30 अक्टूबर 1991 को स्पेन के शहर मैड्रिड में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको अमेरिका और रूस दोनों ने ही ऑर्गेनाइज किया था और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से इसराइल पैलेस्टाइन पीस प्रोसेस की शुरुआत थी। इसी मैड्रिड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में 3 नवंबर 1991 में इसराइल और ज्वाइंट जॉर्डेनियन पैलेस्टीनियन डेलीगेशन के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात हुए। फिर यही मुज़ाकरात 9 दिसंबर 1991 को वाशिंगटन में दोबारा हुआ। 28 जनवरी 1992 को मॉस्को में मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस दोबारा हुई, जिसमें इसराइल और ज्वाइंट जॉर्डेनियन पैलेस्टीनियन डेलीगेशन और चंद दूसरे ममालिक ने शिरकत की। मैड्रिड कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उस वक्त इसराइल ने एक शर्त रखी थी कि यूएन रेजोल्यूशन 3379 को मंसूख किया जाए। ये वही रेजोल्यूशन है जो बताता है ज़ायनिज़्म इज अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और 16 दिसंबर 1991 को यूएन जनरल असम्बली के रेजोल्यूशन 44/86 के साथ रेजोल्यूशन 3379 को मंसूख कर दिया गया। ये नया रेजोल्यूशन उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर के दबाव की वजह से लाया गया और इसको यूएन जनरल असम्बली से पास भी करवा लिया गया। ये जॉर्ज बुश सीनियर के अल्फाज में आपको जो इसने ओपनिंग स्पीच में कहा, मैं आपको कोट एंड कोट बताता हूँ। यूएन जनरल असम्बली रेजोल्यूशन 3379, द सो कॉल्ड ज़ायनिज़्म इज अ रेसिज्म रेजोल्यूशन, mocks this pledge and the principles upon which the United Nations was founded, and I call now for its repeal. Zionism is not a policy, it is the idea that led to the creation of a home for Jewish people, to the state of Israel, and to equate Zionism with intolerable sin of racism is to twist the history and forget the terrible plight of the Jews in World War II and indeed throughout the history. To equate Zionism with racism is to reject Israel itself. इस लेवल के ऊपर जॉर्ज W.H. बुश ने प्रेशर डाला यूनाइटेड नेशंस के ऊपर और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से इसको पास करवा लिया और वो रेजोल्यूशन जो सोच समझकर उस वक्त आज़ादी राय के साथ पास हुआ था उसको मंसूख कर दिया। ये हैं डबल स्टैंडर्ड्स हमारे अक़वाम मुत्तहिदा के भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी। तो जो हम कहते हैं ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यूएन जनरल असम्बली की स्पीचेस और ये सारा कुछ आप कुछ कहते रहे बैठ के, आप सारे 1.5 अरब मुसलमान एक तरफ हो जाए, अमेरिका उठेगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वीटो कर देगा। आपका तो कोई एक मुल्क भी नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। 13 सितंबर 1993 को पेयर ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं पीएलओ और इसराइल के दरमियान, जिनको ओस्लो अकॉर्ड्स कहा जाता है। इसकी खुफिया मीटिंग्स पहले ओस्लो नॉर्वे में स्टार्ट हुई थी, इसलिए इनको ओस्लो अकॉर्ड्स कहा जाता है। पहला ओस्लो अकॉर्ड 1993 में वाशिंगटन डीसी में हुआ, जिसको उस वक्त के अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने होस्ट किया। इस अकॉर्ड में उस वक्त के इजरायली वजीर आजम यित्ज़ाक राबिन और पीएलओ के यासिर अरफात सिग्नेटरीज थे। दूसरा ओस्लो अकॉर्ड 1995 में ताबा इजिप्ट में हुआ। यित्ज़ाक राबिन के इस पीस प्रोसेस में आने की वजह से कुछ जो फार राइट इजरायली नेशनलिस्ट थे उनको ये बात पसंद नहीं है।
4 नवंबर 1995 को एक लॉ स्टूडेंट यगाल आमिर ने, जो एक ज्यूइश था, उसने इजरायली वजीर आजम यित्ज़हाक राबिन को अपने ब्रेटा 84F से 2 गोलियां मारी और तीसरी गोली इसके बॉडीगार्ड को लगी और यित्ज़हाक राबिन हॉस्पिटल तक तो पहुंचे, लेकिन ब्लड लॉस की वजह से उनकी डेथ हो गई। यित्ज़हाक राबिन वही थे जो ओस्लो अकॉर्ड्स में इजराइल की तरफ से सिग्नेटरी थे। ओस्लो अकॉर्ड्स का असल मकसद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 242 और 338 की बुनियाद पर फलस्तीनियों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को इंश्योर करना था और दोनों ममालिक का एक दूसरे को रिकग्नाइज करना भी इसी प्रोसेस में शामिल था। अगर ओस्लो अकॉर्ड्स सक्सेसफुल होते तो पैलेस्टाइन ने इजराइल को एज अ स्टेट तस्लीम करना था और इजराइल ने पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट तस्लीम कर लेना था। इस ओस्लो प्रोसेस से PNA का क्याम हुआ, जिसको पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी भी कहा जाता है और अमूमी तौर पे इसको पैलेस्टाइन अथॉरिटी कहा जाता है और ऑफिशियली इसको स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन भी कहा जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से मुतालिक ओस्लो अकॉर्ड्स में जितनी भी निगोसिएशन हुई वो सारी इजरायली सेटलमेंट और यरूशलेम के स्टेटस को लेकर के हुई थी। इसमें पैलेस्टीनियन लोगों के राइट ऑफ रिटर्न टू देयर होम्स को नजरअंदाज किया गया था, क्योंकि ओस्लो अकॉर्ड्स में पैलेस्टीनियन स्टेट क्रिएशन को प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं किया गया था और इसलिए पैलेस्टाइन की कसीर आवाम ने इस पीस ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया। एक अमेरिकन पैलेस्टीनियन प्रोफेसर एडवर्ड सेड इसको यूं लिखते हैं, ओस्लो अकॉर्ड्स फलस्तीन की ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साई वो थी जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन्स ने साइन किए थे जब ये शिकस्त खा गए थे, और ये ट्रीटी ऑफ वर्साई फ्रांस में हुई थी। और जिस ट्रेन बोगी में ये ट्रीटी ऑफ वर्साई की गई थी उसमें जर्मन ऑफिसर्स को बैठने भी नहीं दिया गया। फ्रेंच बैठे थे और जर्मन्स खड़े रहे। लेकिन इसका बदला वर्ल्ड वॉर 2 में 1940 के अंदर जब हिटलर का कब्जा हो गया पेरिस में, तो इसने वही ट्रीटी ऑफ वर्साई का जो ट्रेन का डब्बा था उसको मंगवाया और वैसे ही ट्रीटी साइन की। जर्मन्स बैठे थे और फ्रेंच खड़े थे।